नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर हंसादीप जी की लिखी कहानी पति परमेश्वर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। 8 दिन हो गए दीतू का कोई पता नहीं। सारा काम हाथ से करना पड़ता है। सवेरे 6 बजे से उठकर लगती हूँ तो रात 9 बजे के बाद चैन मिलता है। न जाने कहाँ मर गई। कहकर तो जाना था। अब तो इस कदर चिढ़ गई हूं कि आते ही छुट्टी कर दूंगी। बहुत मिलती हैं काम वालियां। महीने में 1 आध दिन का नागा हो तो चल जाए, पर यहां तो 8-8 दिन हो जाते हैं। खैर, पैसे लेने तो आएगी ही। यूं तो वह 4 साल से काम कर रही है। इस बीच बंटू भी हो गया। बंटू तो दीतू से इतना हिल गया है कि इसकी उसे कोई चिंता ही नहीं रहती। कहीं जाना भी हो तो उसके भरोसे बंटू सहित सारा घर छोड़ा और अकेले निकल गए घूमने। कुछ भी कहो, है बहुत ईमानदार। आज तक 1 पैसा भी नहीं उठाया उसने। गुस्से का आवेग कम होने लगता है। मन के किसी कोने से उस पर हल्की सी सहानुभूति उमड़ती है। उसे छोड़ देगी तो कोई और इतनी ईमानदार मिलेगी भी नहीं। फिर कितनी समझदार है दीतू। कुछ भी नहीं बताना पड़ता है उसको। अनपढ़ होते हुए भी हर काम इतनी सफाई से करती है कि आश्चर्य होता है उसको। वरना पड़ोस वाले शर्मा जी के घर ही देखो, मिसेस शर्मा दिन भर चिल्लाती रहती हैं। इतनी देर से आई हो, यह बर्तन देखो कितना गंदा साफ किया है, यह ग्लास कैसे फूट गया। और तो और 2-3 नागा कर जाए और पैसे काटो तो भी 1 घंटे तक चिकचिक करेगी। आधा दिमाग तो चिल्ला चिल्ला कर ही खराब हो जाता होगा। इस लिहाज से दीतू कई गुना अच्छी है। आती है तो बराबर 7 बजे के पहले आ जाती है, अन्यथा नहीं आती। पैसे काटने पर भी एक शब्द नहीं बोलती। घड़ी 6:30 बजा रही थी, तभी नल बरस पड़ा। मैं बौखला सी गई। माथे पर त्योरियां चढ़ गई। अभी तो जरा से ही बर्तन साफ हुए हैं, पानी भरना, नाश्ता तैयार करना। ओह, कितने सारे काम हैं। ठीक है, पहले पानी ही भर लिया जाए। जल्दी जल्दी में साड़ी पाँव में उलझ जाती है, संभल नहीं पाती और धड़ाम से सिर टकराता है दीवार से। हाय राम, जितनी जल्दी करना चाहती हूँ उतनी ही देर हो रही है। हल्की सी चोट लगती है सिर में। सिर ठोकते हुए एक बार की पुनः सारा गुस्सा दीतू पर उतरता है। बेवकूफ कहीं की। चली क्या गई, मेरी तो मौत ही आ गई। तभी पीछे आंगन के दरवाजे पर आहट होती है। दरवाजा खोलते ही देखा, सामने दीतू खड़ी थी। गुस्से का लावा उस पर फूट पड़ता है। अब आ रही हो? मालूम है कितने दिन हो गए। नहीं आना हो तो इनकार करके क्यों नहीं जाती? 8-8 दिन तक गायब रहती हो। एक सांस में बोल गई मैं। जैसे ही गौर से देखा, दीतू का उदास चेहरा और अपराध बोध से सराबोर आंखें, तो कुछ नरम होते हुए पूछा, बोलती क्यों नहीं? क्या हो गया था? दीतू ने पहले पानी की बाल्टी संभाली और बोली, पूछो मत बाई साहब, मेरी तकदीर ही खोटी है। मैंने देखा उसकी आंखें गीली हो आई हैं। पीली पीली आंखों में आंसू तैरते देख मेरा गुस्सा काफुर हो गया। मैं निश्चिंतता से नाश्ता तैयार करने लगी। सांत्वना देते हुए पूछा, क्या हुआ बताओ तो। वही बाई साहब जो हमेशा होता है। उस हरामी ने बहुत परेशान कर दिया अब तो। मैं समझ गई उसका इशारा उसके पति की ओर था। मैंने देखा पानी भरते हुए उसके नथुने फूल गए हैं। वैसे तो वह बहुत सलीके से बोलती थी, पर जब अपने पति से बहुत ही तंग आ जाती तो बेहद गालियां देती। कई बार ऐसा ही होता था, पर वह 1 या 2 दिन में वापस आ जाती। इस बार 8 दिन हो गए थे, अतः मेरा गुस्सा भी स्वाभाविक था। मैं उसकी मनोव्यथा को महसूस थी और वह अपना दुखड़ा मुझे सुना हल्की हो जाती। वह मुझे अपना हमदर्द समझने के साथ साथ बहुत आदर भी देती थी। मैंने संभावित आशंका व्यक्त की, क्या शराब पीकर आया था? अरे भाई साहब, दारू तो वह रोज पीता है। मुए को दारू न मिले तो मेरा गला घोट दे। रोज मेरे से पैसे मांगता है दारू के लिए। भाई साहब, मैं भी दे देती हूँ। पैसा लेके पीछा छोड़ देता है। पर अब के तो वह राक्षस बन गया था। वह रुक गई। मैं उतावली हो रही थी सुनने के लिए। हाँ हाँ, कहती जाओ, क्या किया उसने? वह पानी भरकर बर्तन साफ करने लगी। नजरें झुकाए बोलती गई,
भाई साहब, उस दिन उसने बहुत दारू पिया था, खूब चिल्ला रहा था, ओटले पे बैठ के अंट संट गालियां दे रहा था। मैं यहां से काम करके गई तो मेरे पे भिड़ गया। पहले तो उसने खूब मारा लकड़ी लकड़ी से। जब मैं बेदम हो गई तो वह भी पड़ गया। जैसे तैसे सुबह हुई। मेरे में उठने की ताकत नहीं बची थी। मुए ने फिर एक लात जमाई और बोला, निकल जा मेरे घर से, मैं दूसरी लाऊंगा। कम जात, बांझनी और न जाने क्या क्या खूब गालियां देने लगा। मेरे को भी ताव आया, मैंने भी खूब गालियां दी उसको। उस दिन तो वह जाने कहाँ चला गया। दूसरे दिन एक लुगाई ले आया और बोला, तू निकल जा, ये मेरा घर है। मैं सख्ते में आ गई। चूल्हे का लकड़ा लेके खड़ी हो गई और बोली, कमाती मैं हूं, तेरा घर कहाँ से आया? मेरे घर से इसको लेके चला जा, नहीं तो अभी मार डालूंगी। मैं बहुत गुस्से में थी, वह डर कर चला गया। थोड़ी देर बाद अकेला आया और मेरे को खींचतान कर ले जाने लगा। बाजार में झगड़ना अच्छा नहीं लगता है भाई साहब, सो मैं भी सीधी सीधी चली गई। मेरे को गाड़ी में बिठा के सास के पास गांव में छोड़ आया। 3-4 दिन बाद मेरा ससुर आकर छोड़ गया। घर आके मैंने देखा ये पी के पड़ा था। मेरे को देखते ही फिर मारने को खड़ा हो गया। मैं भी हाथ पांव चलाने लगी तो चला गया, अभी तक नहीं आया। आज मेरा दर्द कम हुआ तो काम पर आ गई। भाई साहब, मैं तो कहती हूं कि ये मर जाए तो अच्छा रहे। इतना दारू पीता है फिर भी मरता नहीं है। मैं बड़े गौर से उसकी दास्तान सुन रही थी। तभी बंटू को लेकर अविनाश आ गए। मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा दीतू आ गई? हाँ आ गई, तभी तो निश्चिंत हूं मैं। अच्छा आप ब्रश कीजिए, चाय नाश्ता तैयार है, बंटू को मुझे दे दीजिए। अविनाश को दफ्तर के लिए रवाना कर बंटू को तैयार किया और खाना बनाने लगी। दीतू बंटू को खिला रही थी, कभी घोड़ा बनती तो कभी हाथी। बंटू भी हाथ हिला हिलाकर बेहद खुश हो रहा था। मैं मन ही मन सोच रही थी, कितनी भोली है दीतू। कहती है पति मर जाए तो अच्छा रहे। यह भी तो उन भारतीय नारियों में से एक है जो अपने सुहाग की रक्षा के लिए ढेर सारे व्रत, उपवास और न जाने क्या क्या करती है। लेकिन पति भी तो वही कहलाता है जो पति के कर्तव्य निभाए। वरना दीतू के पति और एक दुराचारी राक्षस में अंतर ही क्या रहा। कितना परेशान करता है बेचारी को। कमाकर लाकर देना तो दूर, इसका खाकर भी मारता है। अकस्मात उसके काले काले हाथों पर नजर जाती है जिसमें उसने एक एक चूड़ी पहन रखी थी। वह मेरी पुरानी चूड़ियां और फटी साड़ियां आदि शौक से पहनती थी। मैंने सहजता से पूछा, दीतू मैंने तुम्हें उस दिन चूड़ियां दी थी, तुमने पहनी नहीं? पल भर के लिए उसने आंखें मूंद ली, लंबी सांस खींचकर बोली, पहनी थी भाई साहब, हरामी ने हड्डी हड्डी तोड़ दी तो चूड़ी कब बचती। मैं सिहर गई। उसका एक एक शब्द उसकी अपनी पीड़ा की, यातनाओं की कहानी सुना जाता था। अच्छा जाते हुए ले जाना, मेरे पास और पड़ी है। जी भाई साहब। बंटू खेलते खेलते सोने लगा था। बंटू को सुलाकर वह फर्श धोने में लग गई। अविनाश लंच के लिए 12 बजे तक आते हैं। अभी काफी समय है उनके आने में। किचन का सारा काम करीब करीब निपट चुका है। सोचा पहले अखबार पढ़ लिया जाए, फिर नहा लूंगी। फर्श धोती दीपू के समीप से गुजरी तो कांप उठी। उसकी खुली पीठ पर लंबे लंबे नीले घाव से हो रहे थे। अरे यह क्या तुम्हारी पीठ पर? तो चलता है भाई साहब, कोई नई बात नहीं है। उसने फटी हुई साड़ी को सावधानी से पीठ पर लपेट लिया। मुझसे रहा नहीं गया। तुम यह काम छोड़ो, पहले टिंचर आयोडीन लगवा लो। रहने दो भाई साहब। रहने क्या दो, उठो। मैं आहिस्ता आहिस्ता जमा हुआ खून पोंछकर टिंचर लगाने लगी। बीच बीच में वह कराह उठती। मैंने मन ही मन उसके पति को सैकड़ों गालियां दे डाली। वाकई वह ठीक कहती है कि वह मर जाए तो अच्छा है। बेचारी को इस यातनामयी अन्यायपूर्ण जीवन से छुटकारा तो मिले। ऐसे नीचता से तो पशु को भी नहीं पीटा जाता। दीतू यदि कभी वह नशे में नहीं होता है तो अच्छी तरह बोलता है। हाँ भाई साहब, बिना नशे में तो वह बहुत अच्छा रहता है, पर महीने में 1 आध दिन ऐसा होता है जब वह पीता नहीं। रोज रात दिन नशे में धुत रहता है तो मारने और गालियां देने के सिवाय कुछ नहीं सोचता। घर से निकलती हूं तो बाजार में लोग कुत्ते की तरह दुत्कारते हैं। तुम किसी तरह शराब छुड़वा क्यों नहीं देती? भाई साहब ऐसा हो जाए तो मुझे सरग मिल जाए जीते जी।
इस जिंदगी में तो वह दारू छोड़ दे लगता नहीं। क्या बताऊं आपको, पानी की जगह दारू पीता है। ऐसी लत पड़ गई है कि रात दिन नशे में रहता है। खाने दो तो खा लेता है, वरना पड़ा रहता है। सनक आ जाए तो मेरे को मार मार कर जोश ठंडा करेगा, नहीं तो सोया रहेगा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, निरुत्तर हो गई मैं। वह पुनः काम में लग जाती है, मैं भी ताजा अखबार उठाकर पढ़ने में लीन हो जाती हूँ। आज बंटू का जन्मदिन है और संयोग से रविवार भी। शाम की पार्टी की तैयारियों में मैं और अविनाश सुबह से ही व्यस्त हैं। दीतू भी दुगने उत्साह से दौड़ दौड़ कर काम कर रही है। आज वह धुली हुई साड़ी और मेरे द्वारा दी गई चूड़ियां पहनकर आई है। बड़े उमंग से पूछती है, बहुत सारे लोग आएंगे ना भाई साहब? हाँ। बाजे भी बजेंगे ना? अरे बाजे क्यों बजेंगे भला, सालगिरह है, कोई जन्म थोड़े ही हुआ है। मुझे लगा मुझसे ज्यादा खुश तो यह है अपने बाबा के जन्मदिन पर। वह बंटू को बाबा ही कहती है। सारा काम निपटाते शाम को गई। मेहमानों का आना प्रारंभ हो गया। करीब 25-30 लोगों की उपस्थिति में शानदार पार्टी हुई। पार्टी का आकर्षण मिस्टर चोपड़ा थे, जो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर आए थे। यह उनकी दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से अनबन थी उनकी। 1 माह पहले ही मिसेस चोपड़ा की तरफ से तलाक की पहल हुई तो मिस्टर चोपड़ा ने भी तत्काल स्वीकृति दे दी और 15 दिन के अंदर दूसरी शादी भी हो गई। कुछ देर गपशप के बाद एक एक करके सब विदा हो गए। दीतू सब समेटने में लगी हुई थी। रंग बिरंगे कागजों में लिपटे गिफ्ट के सामान को देखती और सावधानी से अलमारी में रख देती। एकाएक मुझे ख्याल आया कि दीतू ने तो अब तक कुछ भी नहीं खाया। एक प्लेट में मिठाई व नमकीन निकाल मैंने उसे दिया तो वह बोली, जाऊंगी तब लेती जाऊंगी। यहीं खा लो ना, सुबह से काम कर रही हो, भूख भी लगी होगी। नहीं भाई साहब, घर ले जाऊंगी तो वह भी खा लेगा। वह कौन? अच्छा अच्छा, पर वह जब तुम्हारी चिंता नहीं करता तो तुम क्यों उसकी चिंता करती हो? मेरा मन नहीं मानता भाई साहब, मिठाई देख के खुश तो होगा थोड़ा। बेचारे को कहाँ खाने को मिलती है, बरसों हो गए होंगे। मुझे एहसास हुआ मैं दीतू के सामने एकाएक बहुत छोटी हो गई हूँ। माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए तत्काल कहा, अच्छा तुम खा लो, उसके लिए मैं अलग से दे दूंगी। उसने खुश होकर प्लेट ले ली। बंटू सो चुका था, अविनाश थके से लेटे थे और मैं भी बहुत थक गई थी। खा पीकर दीतू ने सफाई की और बर्तन साफ करने लगी। मुझे दया आ गई, यह भी कितनी थक गई होगी। दिन भर से जुटी है काम में। मैंने कहा, रहने दो, बर्तन बहुत हैं, सवेरे साफ कर लेना। अच्छा भाई साहब, ये पैकेट लेती जाना। जी। उसके जाते ही सोने की तैयारी करने लगी मैं। 7 बज गए हैं। आज फिर न जाने क्या हो गया दीतू महारानी को। नल का पानी तो मैंने भर लिया, पर ढेर सारे बर्तन देखकर होश उड़ रहे हैं। फिलहाल तो रहने देती हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं चाय नाश्ते की तैयारी में जुट जाती हूँ। कुछ ही देर बाद दीतू आती है हाफती हुई। भाई साहब, आज भी आपको सारा काम करना पड़ा ना? वो तो ठीक है, पर आज फिर क्या हो गया? मैं पिघल गई, क्योंकि उसकी आंखों के पपोटे लाल हो रहे थे। उसकी बेतरतीब दशा देख विश्वास हो चला था कि उसके साथ कुछ विशेष घटित हुआ है। एक क्षण की चुप्पी के बाद बर्तन घिसती बोली वह, भाई साहब, वो हरामी बहुत सन की है। रात में तो खुशी खुशी मिठाई खा ली, पर सवेरे सवेरे उठ के 1 बोतल चढ़ाई और हो गया शुरू। कहाँ से लाती है तू मिठाई, बता, कौन खसम है तेरा? बकता रहा। लातों से पीटते पीटते मैं दरवाजे से निकल आई और भाग आई। आदमी है या राक्षस, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? भाई साहब, वह लाख लांछन लगाए, मैं तो सच्ची हूं, फिर क्यों डरूं? 7 फेरे लिए हैं तो जीते जी कैसे छोड़ दूं? मर जाए तो एक नाम हो जाए कि मर गया। मेरी तो किस्मत ही खोटी है भाई साहब। किस्मत को क्यों दोष देती हो, तुम स्वयं ही बिगाड़ रही हो अपनी किस्मत। वह कुछ नहीं बोलती है, शायद मुझसे असहमत होकर तर्क करने का साहस नहीं है उसमें। बस मुझे मिसेस चोपड़ा याद आ जाती हैं। बेहद गुस्सा आता है दीतू पर। सहसा कुछ सोचते हुए कहा, आज शाम को हम लोग बाहर जा रहे हैं, 5-6 दिन में वापस आएंगे। बुधवार को सवेरे देख लेना तुम। अच्छा भाई साहब। बुधवार को वह अपने समय पर ही आ गई।
मैंने देखा 2 दिन में वह बिल्कुल सूख सी गई थी। चेहरा बहुत उदास था, कोरे कोरे हाथ और मैली कुचैली साड़ी। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? इतना कहा था कि वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गई, कुछ समझ में नहीं आया। हुआ क्या जो इस तरह रो रही हो? उसके आंसू थमने की बजाय बहते चले जा रहे थे। सिसकते हुए बोली, भाई साहब वह चला गया। कहाँ? भगवान के घर। क्या, मर गया? हाँ भाई साहब, 2 दिन हो गए। पर कैसे? दारू पीकर सड़क पर पड़ा था। रात में अंधे ड्राइवर ने ऊपर चढ़ा दी गाड़ी। हाय, ड्राइवर को तो पुलिस ले गई होगी। अब कुछ भी करे पुलिस, पर वह जिंदा थोड़े ही हो सकता। वह रोए जा रही थी। मुझे उस पर बीती पिछली घटनाएं याद आने लगी। मैं निसंकोच बोलती चली गई, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मर गया तो पिंड छूटा तुम्हारा। अब तुम चैन से रह तो सकोगी। तुम ही तो कहती थी। नहीं भाई साहब, ऐसा न कहो। वह मैं नहीं, मेरा गुस्सा बोलता था। ऐसे झगड़े तो चलते रहते हैं। मैं क्या जानूं कि इतना बड़ा दुख पड़ने वाला है मेरे ऊपर। अरे दुख काहे का, अब तो तुम और सुखी हो गई हो। वह फफक पड़ी। मेरा यह थोपा हुआ सुख उसकी आत्मा ने नकार दिया। सिसकती हुई बोली, नहीं भाई साहब, वह कैसा भी था, मेरा मर्द था। उसके होते मेरी ओर कोई आंख नहीं उठा सकता था। आज मेरा मर्द नहीं रहा तो दूसरे 100 मर्द घूरेंगे। मैं उसे देखती ही रह गई। मेरी नजरों में वह एक महान औरत बन गई थी। उसका यह वाक्य कटु सत्य था। मेरे सामने सहनशीलता, धैर्य और सतीत्व की जीती जागती एक मिसाल खड़ी थी। मैं खोई खोई नजरों से उसे घूरे जा रही थी और वह अविरल बहते आंसू पोंछ रही थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हंसादेव जी की लिखी कहानी पति परमेश्वर।